ग्रोव्स मेरी उद्यमशीलता यात्रा की शुरुआत। गुड़गांव 2015। अग्रिम जमानत। यह पहली फाइल का नाम था जिसे मैंने ग्रोफर्स में उनके सीएफओ के रूप में शामिल होने के पहले दिन अपने नए एप्पल कंप्यूटर पर बनाया था। 15 लोगों के साथ गुड़गांव में एक छोटे से गोदाम से काम करते हुए ग्रोफर्स व्यापारियों को डिलीवरी सेवाएं देने वाले एक B2B ब्रांड से एक उपभोक्ताउन्मुख ब्रांड बन गया, जो किराने का सामान पहुंचाता था और एक दिन में अधिकतम 30 ऑर्डर करता था। कल हमारा दिन अच्छा रहा, कुल 30 ऑर्डर मिले, लेकिन पंगा हो गया। वहां एक समस्या हो गई है। मुझे अलबिंदर ने सूचित किया था मेरी ज्वाइनिंग का पहला दिन। जाहिर तौर पर ग्रोव्स ने एक जैविक सब्जी विक्रेता को अपने साथ जोड़ा था। इस व्यक्ति, जिसका नाम मिस्टर कपूर है, ने ग्रोफर्स पर सूचीबद्ध अपने स्वयं के जैविक सब्जी व्यवसाय से 500 रुपए की सब्जियां ऑर्डर की, जिन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाना था। ऐसा हुआ कि उस दिन लगभग 30 ऑर्डर पूरे करने थे। प्रबंधक ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि ऑर्डर जैविक सब्जियों के लिए था और एक नियमित विक्रेता से सब्जियां भेजकर ऑर्डर पूरा कर दिया। कपूर क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे गलत डिलीवरी के उदाहरण के रूप में नहीं बल्कि धोखाधड़ी के मामले के रूप में देखा। इतना कि उन्होंने मामला दर्ज करा दिया, पड़ोसी ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन के साथ। जैसा कि किस्मत ने चाहा, कपूर उसी परिसर में रहते थे जहां तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली रहते थे। चूंकि उनका पता मंत्री के पते के समान था, इसलिए पुलिस स्टेशन ने आधिकारिक तौर पर उनकी शिकायत दर्ज करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। कथित धोखाधड़ी के लिए ग्रोफर्स के 2 निदेशकों अलबिंदर सिंह ढींढसा और उनके सहसंस्थापक सौरभ कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अलबिंदर चाहते थे कि मैं इस मामले को उठाऊं और इसे सुलझाने में मदद करूं। मेरे बहनोई शौनक एक आपराधिक बचाव वकील हैं और इसलिए वह इस मामले में मेरे पसंदीदा व्यक्ति थे। उन्होंने अलबिंदर और सौरभ को साकेत कोर्ट से अग्रिम जमानत दिलाने में जल्दी की। हालांकि यह एक राहत थी, लेकिन तकनीकी रूप से इसका मतलब केवल यह था कि पुलिस किसी भी गिरफ्तारी से 7 दिन पहले उन्हें सूचित करेगी। इस मुद्दे को अभी भी समाधान की आवश्यकता है। मैंने कपूर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि उनका गुस्सा और भी गहरा था और यह सिर्फ गलत सब्जियां देने के बारे में नहीं था। उनके बेटे ने स्पष्ट रूप से आई से ऑर्गेनिक नामक एक कंपनी की स्थापना की थी और इस तथ्य के बावजूद कि यह ग्रोव्स से बहुत पहले शुरू हुई थी, यह निवेशकों की रुचि बढ़ाने में विफल रही थी। अब जब उन्हें ग्रोव्स के साथ एक विक्रेता होने के लिए समझौता करना पड़ा, तो उन्होंने इसे बहुत दयालुता से नहीं लिया। यह स्पष्ट था कि वह मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। चूंकि एफआईआर दर्ज की गई थी, इसलिए इसे केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही रद्द किया जा सकता था। शौनक ने मुझे एक उच्च न्यायालय के वकील से संपर्क कराया, जो दिल्ली के नीति बाग में प्रैक्टिस करता था। एक हंसमुख पुंजू वकील। उन्होंने अपने पंजाबी लहजे में मुझे आश्वासन दिया कि यह बहुत छोटा मामला है और वह इसे रद्द करा देंगे। मेरे प्रश्नों पर कि क्या उन्हें किसी अन्य विवरण की आवश्यकता है, उनका उत्तर सहज था, ग्रोवर साहब जी, चड्डो मिट्टी पाओ, मैं रफा दफा करवा देना है, मैं इसे पा लूंगा, ख्याल रखा गया। लेकिन वह या तो कम तैयार था या अति आत्मविश्वासी था। आवंटित तिथि पर उच्च न्यायालय ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। मेरे करियर में पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को निराश किया है जिसने मुझ पर भरोसा जताया था। हालांकि अलबिंदर ने तुरंत मुझे गोपाल सुब्रमण्यम के बेटे गिरी सुब्रमण्यम से संपर्क कराया। सुब्रमण्यम वरिष्ठ, बेशक एक प्रतिष्ठित वकील होने के अलावा
भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी काम कर चुके हैं। गिरी की सलाह पर हमने मामला एक अन्य वरिष्ठ वकील श्री सेठी को सौंपा। रणनीति यह थी कि हम मामले को एक बार फिर उच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे ताकि इसे खारिज कर दिया जाए। वह अस्वीकृति बदले में हमारे लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। जैसा कि योजना बनाई गई थी, एफआईआर को रद्द करने का मामला एक बार फिर सुनवाई के लिए रखा गया और दूसरी बार खारिज कर दिया गया, जिससे हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में सक्षम हुए। इस स्तर पर मैंने गिरी से अनुरोध किया कि क्या हम उनके पिता को सर्वोच्च न्यायालय में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए कह सकते हैं। पुराने जमाने में उनके स्तर के वरिष्ठ वकील प्रति सुनवाई 7.5 लाख रुपए तक वसूलते थे। यह भुगतान करने के लिए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते थे। मुझे प्रतिष्ठित वकील गोपाल सुब्रमण्यम के साथ अपनी मुलाकात अच्छी तरह याद है। जब मैंने उसे मामला समझाया तो उसकी प्रतिक्रिया 15 मिनट की उन्मादपूर्ण हंसी थी। उनके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा है। एक सवाल जो उसने मुझसे पूछा था, एक बार जब उसने मामले की बेतुकी बात पर हंसना बंद कर दिया था, तो वह उस न्यायाधीश का नाम था जिसकी अदालत में सुनवाई होने वाली थी। जब मैंने जवाब दिया कि यह जगदीश सिंह खेहर होंगे, जो बाद में भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश बने, तो उन्होंने मुझे सावधान किया कि मामला किसी भी तरफ जा सकता है। नियत तारीख पर हम 500 रुपए की सब्जियों से जुड़े एक मामले के लिए देश की सर्वोच्च अदालत में थे और कई उच्च न्यायालय की सुनवाई देख चुके थे। हमारा केस नंबर 14 पर सूचीबद्ध था। 14 मेरी जन्मतिथि और मेरा भाग्यशाली नंबर है और मुझे वास्तव में भगवान से आशा थी कि वह दिन भाग्यशाली साबित होगा। हालांकि ईमानदारी से कहूँ तो यह एक संभावना नहीं लगती थी, खासकर तब जब हमारे सामने सूचीबद्ध पहले 13 मामलों को 2 मिनट में ही खारिज कर दिया गया था। प्रत्येक मामले का नंबर पुकारे जाने के बाद 2 अलग अलग ध्वनियां थीं जो मैंने सुनी, जनाब प्रतिवादी के वकील द्वारा स्पष्टीकरण के प्रयास के रूप में, इसके बाद जज द्वारा केस फाइल को गिराए जाने से हुई गड़गड़ाहट का संकेत, मामले की बर्खास्तगी। जाहिर है यह 500 रुपए का मामला मेरे गले की फांस बन गया था। हालांकि केस नंबर 14 के लिए कॉल का पारंपरिक जनाब द्वारा पालन नहीं किया गया था। इसके बजाय गोपाल सुब्रमण्यम ने एक बयान के साथ शुरुआत की जिसने न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित किया। यह मेरे करियर का सबसे दिलचस्प मामला है, उन्होंने उत्साह के साथ कहा। उन्होंने इसे एक उपमा के साथ अपनाया। सर, सड़क किनारे एक विक्रेता ने यह दावा करते हुए आपको आम बेचा कि यह मीठा है। तुमने आम खाया और तुम्हें वह मीठा नहीं लगा। क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसे मामलों से खुद को अवरुद्ध होने देगी? उन्होंने तुरंत समझाया कि यदि प्रश्नाधीन सज्जन दावा कर रहे थे कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो हमें यह निर्धारित करने के लिए प्रश्न के तहत संपत्ति को देखने में सक्षम होना होगा कि क्या यह वास्तव में था धोखाधड़ी का मामला। मूलतः उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक तकनीकी तर्क का उपयोग किया कि पुलिस ने इस मामले में संपत्ति, सब्जियों को संरक्षित नहीं किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका स्पष्ट कहना था कि फैसला सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर होगा। यह कानून की व्याख्या पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल मामले की योग्यता पर। वह सही था इस तथ्य पर कि ऐसी कोई संपत्ति नहीं थी जो यह साबित कर सके कि सब्जियां जैविक थीं या नहीं, और इसलिए क्या वास्तव में धोखाधड़ी हुई थी। न्यायाधीश ने अपनी सहमति नोट की। एफआईआर को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया गया और मामला खारिज कर दिया गया।
यह और बात है कि हमें 500 रुपए का मामला लड़ने में 18 महीने लग गए और इसे सुलझाने में 25 लाख रुपए से अधिक खर्च करने पड़े। दिलचस्प बात यह है कि 18 महीनों की इस मध्यवर्ती अवधि में मेरे द्वारा आयोजित प्रत्येक धन उगाहने वाली बैठक की शुरुआत ग्रोव्स संस्थापकों पर धारा 420 के तहत इस विचित्र मामले की व्याख्या के साथ होती थी। ग्रोव्स में जिम्मेदारी इस तरह से विभाजित की गई थी कि उत्पाद और तकनीक अलबिंदर द्वारा संभाली गई थी, संचालन की देखरेख सौरभ द्वारा की गई थी, जबकि वाणिज्यिक, नियामक और वित्तीय सब कुछ मेरे दायरे में था। जब मुझे सीएफओ के रूप में नामित किया गया था, तो मैंने अपनी नियुक्ति के पहले दिन से ही तीसरे सहसंस्थापक के स्थान पर कदम रखा था। मिस्टर कपूर और सब्जियों के अजीब मामले को संभालने के अलावा ग्रोव्स में पहले 9 महीने मेरे लिए गतिविधियों की झड़ी में बीते। एक ओर हम हर सप्ताह एक नए शहर में विस्तार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धन जुटाने के दौरों की एक श्रृंखला चल रही थी। जबकि सीरीज ए राउंड में टाइगर और सिकोया की भागीदारी देखी गई थी, प्रत्येक ने $35 मिलियन के मूल्यांकन पर $5 मिलियन के साथ सीरीज बी वित्तपोषण राउंड में टाइगर, सिकोया के साथ साथ डीएसटी समूह, अपोलेटो नामक एक अन्य निवेश इकाई के माध्यम से भाग लिया को देखा गया था। इसके बाद मैंने सीरीज सी राउंड की शुरुआत की, जिसमें हमने न केवल इन निवेशकों को बल्कि सॉफ्टबैंक को भी $120 मिलियन की कुल फंडिंग के लिए हाथ मिलाते हुए देखा। एलबी और मैं एक मजबूत टीम थे। जब धन जुटाने के लिए अमेरिका जाने की बात आई, तो एलबी ने इसे स्वयं करना पसंद किया, लेकिन एक बार टर्म शीट पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद जब तक पैसा हमारे खाते में नहीं आ जाता, मैं पूरी तरह से कार्यभार संभालूंगा। वर्ष 2015 वास्तव में ग्रोव्स का वर्ष था, क्योंकि हम 9 महीनों में $35 मिलियन के मूल्यांकन से $370 मिलियन तक पहुंच गए। उस समय हमारा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी बिग बास्केट था। हालांकि एलबी और मैं एक टीम के रूप में धन जुटाने के मामले में इतने चतुर थे कि हमने उन्हें अनजाने में ही पकड़ लिया। यह इस तथ्य के बावजूद है कि बिग बास्केट का कारोबार हमसे दोगुना बड़ा था। उनके पास हमसे बेहतर सोर्सिंग क्षमताएं भी थीं और इसलिए उनका मार्जिन भी बेहतर था। हालांकि वे पुराने स्कूल के थे और उनकी तकनीक विशेष रूप से खराब थी। इसके बारे में सोचें, ग्रोव्स और बिग बास्केट के पास पूरक कौशल थे। यदि वे रिटेल को अच्छी तरह से जानते थे, तो हम तकनीक और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छे थे। यदि वे भंडारण में चतुर थे, तो हम अंतिम मील वितरण में महान थे। यदि वे दक्षिण भारत में बड़े थे, तो हम उत्तर में बड़े थे। यह एक विशिष्ट ज़ोमैटो स्विगी कहानी थी। केवल इस मामले में, जबकि हम तेजी से धन जुटा रहे थे, बिग बास्केट ऐसा करने में सक्षम नहीं था। सीरीज ए और सीरीज बी राउंड के बीच अलबिंदर यह भी चाहते थे कि मैं कंपनी को एक नए क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित कर दूं, इस मामले में सिंगापुर। इसके कई कारण थे और आम धारणा के विपरीत कर बचत उनमें से एक नहीं थी। पहला यह था कि यदि कंपनी भारत से बाहर स्थित थी, तो निवेशक 500 रुपए के ऐसे मामलों में घसीटे जाने के डर से निदेशक मंडल में बैठने से कतराते थे, क्योंकि भारत में एक कार्यकारी निदेशक और अन्य निदेशकों के बीच कानून में कोई अंतर नहीं है। दोषी के संदर्भ में, कंपनी के खिलाफ कोई भी मामला दायर करने वाले किसी भी व्यक्ति को कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनी के निदेशकों के नाम लेने होंगे। जब साधारण इक्विटी के विपरीत तरजीही शेयरों और डिबेंचर के संदर्भ में शेयरधारिता समझौते को संरचित करने की बात आई, तो सिंगापुर में भी अधिक लचीलापन था। इसके अलावा भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई प्रतिबंधों में लगातार अप्रत्याशित बदलावों के जोखिम के साथ फ्लिपकार्ट को 2011 में सिंगापुर में बाह्य कर दिया गया था।
एलबी को लगा कि अगर बाद की तारीख में उनके साथ विलय की कोई संभावना है तो यदि ग्रोव्स को भी बाहीकृत किया जाता तो इसे कम जटिलताओं के साथ किया जा सकता था। आपसी संपर्कों के माध्यम से मैं एक कर विशेषज्ञ हर्षल कामदार के पास गया, जो उस समय पीडब्ल्यूसी में काम करते थे। जब कराधान और संरचना की बात आती है तो वह एक अत्यंत दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने इनमें से कुछ बाहीकरण किए थे। उनके इनपुट के साथ हमने सिंगापुर में भारतीय इकाई के रूप में मिरर शेयर होल्डिंग संरचना वाली एक कंपनी बनाई। इसके बाद सभी शेयरधारकों ने नाममात्र मूल्य पर ग्रोफर्स इंटरनेशनल पीटी लिमिटेड के शेयरों की सदस्यता ली। मेरे सामने एक चुनौती जोमेटो के दीपिंदर गोयल के शेयरों को लेकर थी, जिन्होंने ग्रोफर्स में 60 लाख रुपए का निवेश किया था, जबकि बाकी शेयरधारकों ने भारत के बाहर पैसा कमाया था और उनके पास विदेशी खाते थे और वे अपने विदेशी खातों से धन हस्तांतरित कर सकते थे, लेकिन गोयल के साथ ऐसा नहीं था। इसलिए चुनौती उन्हें शेयरों के आवंटन में थी। जब तक हमें अलबिंदर का रिश्तेदार, जो अमेरिका का निवासी था, शेयरों की सदस्यता लेने और फिर दीपिंदर को एक उपहार विलेख देने के लिए नहीं मिला। इस प्रकार बनाई गई सिंगापुर इकाई का नाम ग्रोव्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड रखा गया, जबकि ग्रोव्स इंडिया अब इसकी सहायक कंपनी थी। वह एक था जटिल परिवर्तन, विशेष रूप से तब जब हमें छोटे दुकानदारों के साथ किए गए हजारों समझौतों का समर्थन करना पड़ा। मैंने पूरी प्रक्रिया 2 महीने से कम समय में पूरी की। अनुभवहीन। क्या अलबिंदर का दिल सही जगह पर है? मैं यह सुनकर दंग रह गया कि माधुरी ने मुझसे यह सवाल पूछा। यह उस समय की बात है जब सीरीज डी फंडिंग राउंड के बाद अलबिंदर और सौरभ ने अपने शेयरों की द्वितीयक बिक्री की, जिससे उन्हें तरलता की पेशकश हुई। उन्होंने और सौरभ दोनों ने रेंज रोवर्स खरीदी। वास्तव में माधुरी के परिवार ने उन्हें करनाल से एक अच्छी डील दिलवाई। मेरे शामिल होने से पहले जो मूल टीम थी, उसे भी उनके प्रयासों के सम्मान में BMW दी गई थी। पहली बार मैं यह देखने के लिए अपने ट्रैक पर रुका था कि मैंने जो भी भारी भरकम काम किया था, उसके बावजूद मुझे अभी तक अपने लिए कोई मौद्रिक लाभ नहीं दिख रहा था। बेशक मेरे शेयर तब तक निहित नहीं हुए थे, इसलिए बेचने का कोई अवसर नहीं था। हालांकि मैं काम का इतना अधिक आनंद ले रहा था कि यह झटका मेरे रास्ते में नहीं आया। इसके अलावा मुझे उस लड़के पर भरोसा था। हालांकि अपनी समझदार होने के कारण माधुरी को लगा कि मेरे शामिल होने के बाद से कंपनी ने जो 10 गुना वृद्धि हासिल की है, उसमें अलबिंदर मेरी भूमिका को स्वीकार करने में विफल रही है। बहुत बाद में मुझे यह भी एहसास हुआ कि अलबिंदर करोड़ों में वेतन पर नए लोगों को शामिल कर रहा था, जो CXO भी नहीं थे, जबकि मैं अपना मूल वेतन 40 लाख रुपए लेता रहा। जून 2016 में ही मैंने अलबिंदर के साथ दिल से दिल की बातचीत करने का फैसला किया और उससे पूछा कि क्या कोई समस्या है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसका जवाब था। मैंने उन्हें याद दिलाया कि जब मैं $350 मिलियन की कंपनी का CFO था, तो मेरा वेतन 40 लाख रुपए से भी कम था। इसके बाद एक माफीनामा आया, जिसमें एक सहज स्पष्टीकरण दिया गया कि यह उनके ध्यान से बच गया था और मुझे आगे बढ़ना चाहिए और अपना वेतन संशोधित करना चाहिए। एक CFO के रूप में मेरा ध्यान कंपनी के खर्चों पर नियंत्रण रखने पर था, इसलिए मैंने अपना वेतन संशोधित कर 75 लाख रुपए कर दिया, जो कि एमेक्स में अभी भी मूल वेतन 80 लाख रुपए से कम है। मेरे ESOP को अभी भी संशोधित नहीं किया गया था, क्योंकि LB को नहीं लगा कि निवेशकों से इस प्रस्ताव के साथ संपर्क करने का यह सही समय है।
अंत में यह मेरा भोलापन ही था जिसने मुझे चीजों को अंकित मूल्य पर लेने के लिए प्रेरित किया। जबकि मेरी वित्तीय वृद्धि रुकी हुई थी, व्यापार के मामले में हम प्रतिदिन 30 ऑर्डर से बढ़कर 30,000 ऑर्डर प्रतिदिन तक पहुंच गए थे और 30 शहरों में अपनी पहुंच बना ली थी। एक छोटे से गोदाम से, जहां हमने अपनी शुरुआत की थी। यात्रा के बाद हम अब 50,000 वर्ग फुट के कार्यालय में चले गए थे, जिसे बनाने में मैंने मदद की थी। वास्तव में कम लागत पर तेजी से काम करने की मेरी कोशिश में मैंने इस परियोजना में माधुरी को शामिल किया था, जो अब अपने फर्निशिंग व्यवसाय से विविधता ला रही थी और टर्नकी परियोजनाओं पर काम कर रही थी। निःसंदेह यह प्रोजेक्ट उनके द्वारा नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर किया गया था। हमने 3 महीने में और 1.5 करोड़ रुपए, 300 रुपए प्रति वर्ग फुट से कम में कार्यालय को बिल्कुल नया रूप दिया। दरअसल टाइगर ग्लोबल के कल्याण कृष्ण मूर्ति, जो हमारे निवेशकों में से एक थे, उस समय हमारे नए कार्यालय में आए थे। उन्होंने हाल ही में बेंगलोर में टाइगर ग्लोबल के लिए 30,000 वर्ग फुट का कार्यालय बनाया था, जिसमें वापस लेने योग्य जाल के साथ एक क्रिकेट पिच थी। इस कार्यालय को बनाने में आपको कितना खर्च आया? उन्होंने अपना खुद का नया बना हुआ कार्यालय बताते हुए जिज्ञासावश मुझसे पूछा। यह सुनकर कि इसकी लागत 1.5 करोड़ रुपए है, उन्होंने आगे पूछा कि क्या मैं उन्हें पूरी राशि बता रहा हूं या सिर्फ जीएसटी का आंकड़ा बता रहा हूं। पता चला कि टाइगर ने अपने कार्यालय के निर्माण में 12 करोड़ रुपए खर्च किए थे और हमने जो राशि खर्च की थी वह शायद उनके द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी के आंकड़े में भी नहीं जुड़ेगी। यह हमारे लागत नियंत्रण तंत्र के बारे में दृढ़ता से बात करता था, यह सभी के लिए स्पष्ट था। बेशक इसके बाद माधुरी ने अन्य परियोजनाएं शुरू की, जिनमें से एक दिलचस्प परियोजना माइक्रोमैक्स के राहुल शर्मा के लिए एक फार्म हाउस बनाना था। जैसा कि उन्होंने मुझसे कहा था, वह प्रोजेक्ट इतनी अच्छी तरह से तैयार हुआ था कि मैं खुद को वहां जाकर देखने से नहीं रोक सका। शुक्रवार को खुद को माधुरी का आदमी बताते हुए, जो उसका सामान छोड़ने आया था, मैं सचमुच उस जगह को देखकर दंग रह गया, जिसके अंदर एक गोल्फ कोर्स भी था। यह बाद में बॉलीवुड अभिनेत्री असिन का घर बन गया। लेकिन मैं पीछे हटा। जहां तक ग्रोफ्स बिजनेस मॉडल का सवाल है, हम मार्केट प्लेस मॉडल से आगे बढ़े, जहां हमने कोई इन्वेंट्री स्टॉक नहीं की, अपने स्वयं के डार्क स्टोर्स की ओर। मार्केट प्लेस मॉडल का बड़ा नुकसान यह था कि दुकानदारों की इन्वेंट्री लाइव नहीं थी। कभी कभी ऑर्डर मिलने पर जब हमारा फील्ड एजेंट दुकान से ऑर्डर लेने जाता था, तो उसे केवल आंशिक उत्पाद ही मिलते थे। इससे न केवल बड़ी परिचालन संबंधी समस्याएं पैदा हुईं, बल्कि ग्राहकों के साथ बड़ी कलह भी हुई। हालांकि नियमों ने किसी विदेशी स्वामित्व वाली इकाई को भारत में खुदरा व्यापार करने की अनुमति नहीं दी और ई-कॉमर्स नियमों को अभी भी लागू नहीं किया गया है। इसलिए मैंने एक एफडीआई अनुरूप संरचना तैयार करने पर काम किया, जो हमें इन्वेंट्री रखने और व्यवसाय संचालित करने में सक्षम बनाएगी। इसके लिए मैंने सिंगापुर होल्डिंग कंपनी की एक और सहायक कंपनी बनाई, जिसका नाम हैंड्स ऑन ट्रेड हॉट है। मैंने कुछ भारतीयों को भी एक साथ रखा है, स्वामित्व वाली मध्यवर्ती कंपनियां, ताकि जब ग्रोफ्स इंडिया पर ऑर्डर दिया जाए तो थोक इकाई हॉट मध्यवर्ती इकाई को बेचेगी और बदले में मध्यवर्ती इकाई ग्राहक को चालान जारी करेगी। न केवल मैंने यह संरचना बनाई, बल्कि यह अमेज़न जैसे अन्य ई-कॉमर्स खिलाड़ियों के लिए एक टेम्पलेट भी बन गया। बाद में जब सरकार ने 100% विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों को लाइसेंस के माध्यम से खाद्य खुदरा बिक्री करने की अनुमति दी, तो मैंने यह भी सुनिश्चित किया कि ग्रोफ्स यह लाइसेंस जारी करने वाली पहली विदेशी इकाई बन गई।
प्रस्तावित ग्रोफर्स बिग बास्केट विलय। 2016 के मध्य तक ग्रोफर्स का कारोबार स्थिर होना शुरू हो गया था, जबकि हम हर महीने 3 से 4 मिलियन डॉलर का कारोबार करते थे। प्रति माह 4 से 5 मिलियन डॉलर का नुकसान होता था। वर्ष 2016 भी ऐसा ही था, जब फ्लिपकार्ट स्नैपडील फ्लिपकार्ट सौदे के साथ कठिन समय से गुजर रहा था और समग्र फंडिंग परिदृश्य कठिन होता जा रहा था। जनवरी 2017 तक सॉफ्टबैंक, जो स्नैपडील में अपना हाथ जला चुका था, घबराने लगा। सॉफ्टबैंक के अध्यक्ष निकेश अरोड़ा के आगे बढ़ने के साथ ग्रोफ्स को सॉफ्टबैंक रैंक के भीतर निकेश विरासत कंपनी के रूप में टैग किया गया था। मुझे एहसास हुआ कि सॉफ्टबैंक ऐसे परिदृश्य में कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लगाएगा। तभी मैंने सॉफ्टबैंक में अपने समकक्ष विकास पारेख, जिन्होंने वर्षों बाद वेवर्क पर मासा सैन के साथ मिलकर काम किया, को सुझाव दिया कि हमें ग्रोफर्स बिग बास्केट विलय का प्रयास करना चाहिए। बिग बास्केट ने आखिरी फंडिंग राउंड कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ जुटाया था। जाहिर है, चूंकि वे संप्रभु निधि तक पहुंच गए थे, इसलिए उनके लिए तलाशने के लिए कई अन्य रास्ते नहीं बचे थे। हालांकि एक संयुक्त इकाई के रूप में मुझे लगा कि हम आसानी से $1 अरब का मूल्यांकन हासिल कर सकते हैं। मैंने मार्च से जुलाई 2017 तक परियोजना पर विस्तार से काम किया, जिसमें दोनों कंपनियों के लिए संभावित मूल्यांकन अनुपात भी शामिल था। हालांकि इसमें अन्य बाहरी कारक भी शामिल थे, जो जल्द ही रास्ते में आ जाएंगे। अलीबाबा समर्थित पेटीएम ने फरवरी 2017 में पेटीएम मॉल की स्थापना की थी, जो चीन के टी मॉल से प्रेरित एक B2C मॉडल था, और इस प्रक्रिया में बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया था। वे काफी दबाव में थे और ई-कॉमर्स क्षेत्र में अपना खेल मजबूत करने पर विचार कर रहे थे। उन्हें बिग बास्केट एक ऐसा निवेश लगा जो उनकी ऑनलाइन टू ऑफलाइन रणनीति को मजबूत करने में मदद कर सकता है। पेटीएम मॉल बिग बास्केट सौदा अंततः सफल हुआ, जिसमें पेटीएम मॉल ने बिग बास्केट में 40% हिस्सेदारी ले ली। सभी मधुर देवड़ा को धन्यवाद, जो तब तक पेटीएम में CFO के रूप में शामिल हो चुके थे और बिग बास्केट को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि सिटी उनका निवेश बैंकर था। एक बार जब वह रास्ता बंद हो गया, तो मुझे पता था कि हमारे पास लड़ने का कोई मौका नहीं है। किसी भी अन्य चीज से अधिक एक CFO के रूप में हर एक ऑर्डर पर पैसा खोने का दर्द मेरे लिए नजरअंदाज करना कठिन था। जबकि हमारे औसत ऑर्डर का आकार 1000 रुपए से 1200 रुपए के बीच था, ऐसे ऑर्डर पर छूट से हमारी कमाई 120 रुपए थी, जबकि अंतिम मील डिलीवरी पर हमें 150 रुपए का खर्च आता था। मैं किसी और की तुलना में वास्तविक स्थिति के करीब था और जानता था कि ग्रोफ्स की विकास कहानी टिकाऊ नहीं थी। तोड़ने के तरीके। एक बार जब विकास रुक गया, तो एलबी और सौरभ के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। इसका एक कारण यह था कि जिन लोगों को सौरभ ने नियुक्त किया था, मुख्य रूप से अपने अल्मा मेटर से, वे काफी घटिया साबित हुए। एलबी को इसके बारे में पता था। मेरा इन लोगों से कई बार आमना सामना हुआ था और मुझे दृढ़ता से लगा कि कंपनी ने गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति में निवेश नहीं किया है। हालांकि हर बार जब मैं सौरभ के रंगरूटों के साथ एक मुद्दा उठाता था, तो वह इसे अपने अधिकार के आक्रमण के रूप में देखता था, जब तक कि एक दिन उसने एलबी के साथ अपनी बात नहीं रखी और कहा कि मुझे जाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। ओबेरॉय होटल गुड़गांव एलबी और मेरे बीच अंतिम मुलाकात का स्थान था, जहां उन्होंने सुझाव दिया कि अब हमारे अलग होने का समय आ गया है। हालांकि मैंने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि अब मैं ग्रोफ्स की विकास कहानी में विश्वास नहीं रखता था,
लेकिन मैं स्पष्ट था कि 2.5 साल तक काम करने और कंपनी को उस मूल्यांकन तक ले जाने के बाद मुझे अपने प्रयासों के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में ESOP के रूप में मेरे पास जो इक्विटी थी वह बहुत कम थी, नवीनतम मूल्यांकन पर मात्र 2.4 करोड़ रुपए। उसमें से भी केवल लगभग 30% ESOP ही वास्तव में निहित थे। LB के साथ मेरी शुरुआती बातचीत यह थी कि हमारा मूल हैंडशेक $8 अरब के मूल्यांकन पर 100 करोड़ रुपए का था। यदि मैंने त्वरित गणित भी किया तो $370 मिलियन के मूल्यांकन पर मेरे पास कम से कम 10 करोड़ रुपए की इक्विटी होनी चाहिए थी। इसलिए पूरी निष्पक्षता से मैंने अनुरोध किया कि मुझे निपटान राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए की पेशकश की जाए। हालांकि LB इस राशि की पेशकश करने के लिए भी इच्छुक नहीं था और उसने मुझसे बातचीत करने की कोशिश की। जबकि एक संस्थापक के रूप में मेरे मन में LB के प्रति बहुत सम्मान था और मैं उनका मित्र बना हुआ हूँ, तथापि उस समय मुझे लगा कि मेरे योगदान को देखते हुए मुझे स्टिक का संक्षिप्त अंत सौंपा जा रहा था। ग्रोफ्स। कई वर्षों के बाद ग्रोफ्स के कई कर्मचारी भारत पे में मेरे साथ शामिल हो गए, जो उस मूल्य का सत्यापन था जो मैंने ग्रोफ्स में जोड़ा था। हालांकि मैं स्टार्टअप दुनिया के लिए बहुत उत्साह के साथ ग्रोफ्स में शामिल हुआ था, लेकिन मेरा बाहर निकलना सौहार्दपूर्ण नहीं था। जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे उचित सौदे की पेशकश नहीं की जा रही है, कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है, तो मुझे LB को मेज पर लाने के लिए कुछ बैंक खातों को ब्लॉक करना पड़ा। मैं इस तथ्य से सहमत नहीं हो सका कि मैंने जो कड़ी मेहनत की थी उसका इस हद तक अवमूल्यन किया जा रहा था। पैसे से अधिक मैं इस तथ्य से सहमत नहीं हो सका कि मुझे पूरी तरह से धोखा दिया गया था। अब मैंने अपनी पत्नी की भविष्यवाणी को सच होते देखा कि मैं अपनी भलाई के लिए बहुत अधिक भरोसा कर रहा था। एक कोने में धकेल दिए जाने पर ग्रोफ्स ने 1 करोड़ रुपए की निपटान राशि की पेशकश की और मैं ग्रोफ्स के कार्यकाल से पूरी तरह टूटकर बाहर आया और अपनी ही प्रवृत्ति पर सवाल उठाते हुए रह गया। उस समय मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं इतिहास में शायद एकमात्र स्टार्टअप संस्थापक के रूप में दर्ज हो जाऊंगा जिसे 2 बार शॉर्ट चेंज किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ग्रोफ्स में ही हमारे सेक्टर 32 गुड़गांव कार्यालय में कोटक के CEO दीपक गुप्ता के साथ बातचीत में मैंने पहली बार दुकानदारों के लिए एकल QR की आवश्यकता का उल्लेख किया था। मुझे नहीं पता था कि एक कार्यकाल के बाद मैं इस अवधारणा के इर्द गिर्द एक बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लूंगा।